हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज के इस वीडियो में आरआरबी एलपी के सीबीटी एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी को इस बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके सपोर्ट से मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूर्ण हो चुके हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है और आपको सभी क्वेश्चन के बारे में जो आपको पता हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बेसिकली ये आपके टेस्ट की तरह है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि श्रेणी सी के अग्निशामक किस प्रकार की आग को बुझाने के काम आते हैं। श्रेणी सी के क्लास सी के अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार की आग को बुझाने के काम आते हैं। किस प्रकार की आग को बुझाने के काम आते हैं। तो यहाँ पर अग्निशामक की जो श्रेणी है वो तीन टाइप, आपका ए, बी और सी। ए में आपके लकड़ी लकड़ी यहाँ पर लकड़ी, कागज कागज कपड़ा, ये सब आपका आता है ए में। बी में जो है आपका आएगा मिट्टी का तेल हो गया, डीजल है गया, पेट्रोल की आग जो होती है। और सी में आपका आता है गैस से संबंधित जो आग लगने वाली है। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? एलपीजी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एलपीजी की आग। एलपीजी की आग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम के नियमानुसार, ओम के नियम अनुसार होता है। ओम के नियम अनुसार होता है। तो ओम के नियमानुसार क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो यहाँ पर अगर मान निकालें तो आर वी अपान में, सॉरी, यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा V अपान में आर इक्वल टू आई। ठीक है। या आर बराबर हो जाएगा V अपान में आई। तो ये आपका ऑप्शन दिख रहा है कहा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर इक्वल टू वी अपान में आई। आर इक्वल टू वी अपान में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कीजिए कि सोल्डरिंग सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है। जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसकी धातु, सॉरी, उसकी बिट जो है वह किस धातु की बनी होती है। उसकी बिट जो है वो किस धातु की बनी होती है। यहाँ पर ये कार्बन है। किस धातु की बनी होती है। तो आयरन जो बीट होता है वह बना होता है आपको किसका? तांबे का, कापर का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। कार्बन का उपयोग जो है, कार्बन का उपयोग ब्रश बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम आपका हिल्टिंग एलिमेंट होता है, निकिल प्लस क्रोमियम से बना होता है 80% और 20%। और यूरेका का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर कितना वाट होगा। जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें लगभग आप 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जितने भी मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा रखा है और जो भी पेपर या टेस्ट लिए गए हैं सारा क्वेश्चन आपका इसमें मिल जाएगा। तो 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 HP बराबर कितना हो जाएगा? 746 वाट। कितना हो जाएगा? 746 वाट। और यदि मीट्रिक में है, मीट्रिक में होगा तो कितना हो जाएगा? 735.5 वाट। या आपको 736 भी आपको किसी न किसी बुक में मिल जाएगा। जनरली आप 735.5 वाट रखिए अगर मीट्रिक में पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एमसीबी का पूरा नाम क्या है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और कमेंट में आपको बताना है कि एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा।
MCCB का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, MCCB का फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट यहां पर दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त किया जाता है फाई से और इसका मात्रक होता है वेबर। यूनिट क्या होता है? वेबर। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। ठीक है, यहाँ पर फाई इक्वल टू फार्मूला होता है बी इंटू ए। यहाँ से बी का मान निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, तो यहाँ पर फाई अपान में ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। तो इसका यूनिट होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की सप्लाई फ्रीक्वेंसी, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये और बहुत ही सिंपल है, लगभग सभी लोगों को पता है। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए कि भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक डायोड है? इनमें से कौन सा एक डायोड है? डायोड क्या होता है? दो टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति जिसमें करंट का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं होता है। तो यहाँ पर एक डायोड कौन सा होगा इसमें से? तो सी ऑप्शन, क्योंकि डायोड जो होता है वह पी टाइप और एन टाइप से मिल करके बना होता है और इसको हम लोग पीएन जंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, पीएन जंक्शन। तो इसको किस नाम से जानते हैं? एक डायोड जो होगा वो पीएन होगा। पी टाइप और एन टाइप के मिलने से पीएन जंक्शन का निर्माण होता है और उसे डायोड भी कहा जाता है। पी में क्या होता है? होल्स। पी में होल्स की संख्या ज़्यादा होती है और एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। ई में एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरेका तार, यूरेका तार किसका मिश्रण होता है और कौन सा ऑप्शन होगा? बताना है आपको, जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए। यूरेका तार, यूरेका तार किसका मिश्रण होता है? तो 60% तांबा और 40% स्टील से मिलकर के बना होता है। यूरेका तार 40% निकिल और यूरेका तार के क्या होगा इसमें? तांबा और निकिल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तांबा और निकिल से मिलकर के, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। 60% तांबा और निकिल से मिलकर के बना होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि यदि एक डीसी परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तथा सप्लाई 20 वोल्ट है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी सॉल्व कीजिए और बताइए धारा का मान कितना होगा। डीसी परिपथ है, प्रतिरोध इसका कितना है? 10 ओम का प्रतिरोध है। आर इक्वल टू कितना है? 10 ओम। 20 वोल्ट, वी का मान कितना दिया है? 20 वोल्ट। पूछा है कि करंट का मान कितना हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपन में आर। वी का मान हो जाएगा 10, आर का मान हो जाए 20 हो जाएगा, यहाँ पर 10 और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग होता है। वोल्टेज रेगुलेशन में किसका उपयोग होता है? जीना डायोड का, विभवांतर का, फ्यूज का, रिले का। वोल्टेज रेगुलेशन में किसका उपयोग होता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन में जीना डायोड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जीना डायोड का उपयोग किया जाता है और ये जीनो डायोड का सिंबल है। ठीक है, और यह जीना डायोड रिवर्स वॉइस में कार्य करता है। जीना डायोड रिवर्स वॉइस में कार्य करता है। जीना डायोड रिवर्स वॉइस में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल। इसमें बताना है आपको कि द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल उसे कहा जाता है जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, और प्राइमरी सेल को यूज एंड थ्रो, उसको डिस्चार्ज होने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या होगा? द्वितीयक सेल कौन सा है?
तो लेड एसिड से, लेड एसिड बैटरी जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लेड एसिड बैटरी सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का गलनांक, तांबे का गलनांक कितना होता है? तांबे का गलनांक कितना होता है? तो तांबे का गलनांक 1086, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1086। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से अचालक पदार्थ है, इसमें से अचालक पदार्थ है, इसमें से अचालक, ये आपका पारा है, इसमें से अचालक पदार्थ है, कौन सा इसमें से अचालक पदार्थ होगा? अभ्रक, टीन, सीसा, पारा, कौन सा इसमें से अब अचालक यानी कुचालक मटेरियल कौन सा है, इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभ्रक जो है यह आपका अचालक होता है, अभ्रक का कम्यूटेटर के सेगमेंट में इसका उपयोग किया जाता है अभ्रक का, और ये आपका क्या है, कुचालक पदार्थ होता है, यानी अचालक, अर्धचालक नहीं, अचालक। नेक्स्ट, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है, किसका बना होता है? तो सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट आपका बना होता है नाइक्रोम का, क्योंकि नाइक्रोम जो है ये हीटिंग एलिमेंट, जैसे आपका हीटर हो गया, विद्युत प्रेस के कॉइल हो गए, आप सोल्डरिंग आयरन हो गया, तो उनके जो कॉइल होते हैं वो किसके बने होते हैं? यह बने होते हैं आपके नाइक्रोम के, यह नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पीडेंस का मात्रक है, इम्पीडेंस का मात्रक है, इम्पीडेंस किसे व्यक्त करते हैं? जेड से, और इम्पीडेंस का मात्रक होता है ओम, इम्पीडेंस का मात्रक होता है ओम, यानी प्रतिबाधा। जेड का क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस, हिंदी में क्या हो जाएगा? प्रतिबाधा, इसका मात्रक क्या होता है? ओम। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कूलाम चार्ज का मात्रक होता है, वेबर फ्लक्स का मात्रक होता है। मैक्सवेल के नियम क्या है? कमेंट करके बताइए, मैक्सवेल किसके संबंधित है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैटरी का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, बैटरी का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर मल्टीमीटर के द्वारा, मल्टीमीटर के द्वारा बिजली परिपथ में काम में उपयोग किए, जैसे रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, इसको मल्टीमीटर मापने के लिए डीसी, और ये दो टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल भी होता है, और एनालॉग की तुलना में डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर परफेक्ट रीडिंग देता है, डिजिटल मल्टीमीटर। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या होता है? यह दूध, सॉरी, मिल्क मेजर के लिए। और यहाँ पर वायर गेज, वायर गेज किस में उपयोग किया जाता है? वायर गेज थिकनेस ऑफ वायर, ठीक है, वायर गेज क्या किया जाता है? तार की मोटाई मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? आपको बताना है ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, कमेंट कीजिए। ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो ट्रांजिस्टर आपका होता है दो टाइप का, एक होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। तो यहाँ पर जंक्शन 1 और जंक्शन 2, ठीक है। तो इसमें कितने जंक्शन होते हैं? दो जंक्शन होते हैं, दो। लेयर कितने होंगे? 3 लेयर होंगे, 3, लेकिन जंक्शन कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है, डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कौन सा क्या काम करता है, कमेंट करके बताइए। और ओम के नियम और क्लार्क का सिद्धांत,
पहला और बी, डी, ए और डी के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण कार्य करता है और क्लार्क का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। तो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए? तो यह लगता है जनरेटर के लिए, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाया जाता है मोटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, कमेंट कीजिए और बताइए कि ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर किसको चेंज करता है? तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? वोल्टेज को परिवर्तित करता है करंट के सापेक्ष। अगर वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट का मान क्या होता है? घटता है, क्योंकि पावर फिक्स होता है एसी में। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज का मान परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने वाली हानियां। विचुंबकित होने वाली हानि क्या होता है? ईडी करंट हानि, आवृत्ति हानि, ताम्र हानि, हिस्टेरिसिस हानि। क्या होता है? हिस्टेरिसिस हानि। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? हिस्टेरिसिस हानि। कभी चुंबकत्व का गुण आ जाना और चुंबकीय गुण खत्म हो जाना, विचुंबकित यानी, तो वह कौन सा हानि कहलाता है? तो हिस्टेरिसिस हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोटर के स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है? किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है? किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है? तो यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, सभी मोटर कमेंट करके बताना है कि किस मोटर के स्टार्टिंग टार्क अधिक होते हैं। किस मोटर के स्टार्टिंग टार्क अधिक होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग जुड़ जाएं, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ब्रश होते हैं। डीसी जनरेटर में ब्रश होते हैं। डीसी जनरेटर में ब्रश किसके बने होते हैं? तो डीसी जनरेटर में ब्रश आपको किसका होता है? कार्बन का। किसका ब्रश होता है? कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई से संयोजित वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई से संयोजित वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई से संयोजित वाइंडिंग होती है। तो ट्रांसफार्मर के जिस साइड इनपुट देते हैं उस साइड को कहा जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, और ट्रांसफार्मर के जिस साइड लोड जोड़ा जाता है उसको कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी वाइंडिंग। जिस साइड इनपुट देंगे वो प्राइमरी होगा, जिस साइड लोड जोड़ेंगे सेकेंडरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है? फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है? फ्यूज को कहाँ जोड़ा जाता है? चालक और न्यूट्रल के बीच में, फेज और न्यूट्रल के बीच में, फेज के बीच में, फेज के श्रेणी क्रम में। तो देखिए, फ्यूज को अगर चालक और न्यूट्रल के बीच में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये जोड़ा जाता है, आपका फेज हो गया न्यूट्रल, और यहाँ पर मेन जो फेज होता है उसके सीरीज क्रम में आप स्विच भी लगाते हैं, और फेज श्रेणी क्रम में के फेज में ही आपका फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है, ताकि फ्यूज को अगर हम कट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो पूरा सप्लाई बंद हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में इसका मेल्टिंग और कम रखा जाता है, तो ये मेल्ट करके पिघल करके सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट, आर्मेचर का प्रतिरोध होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, ये आपका यूपीपीसीएल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आर्मेचर का प्रतिरोध
होता है? आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है? जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। नेक्स्ट है आपका, ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए? ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए? तो ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो इसमें आपका क्या चाहिए? कम वोल्टेज डीसी। क्या चाहिए? चाहिए डीसी, लेकिन वो क्या होना चाहिए? लो वोल्टेज डीसी डायरेक्ट करंट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्कशॉप लाइटनिंग के लिए कौन सी प्रकार की वायरिंग पसंद की जाती है? वर्कशॉप लाइटिंग के लिए कौन सी वायरिंग पसंद की जाती है? कौन सी वायरिंग पसंद की जाती है? तो आपका सरफेस कंड्यूट वायरिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग पसंद की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व नहीं होता है? निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व नहीं होता है? अस्थायी चुंबकत्व नहीं होता है, तो सॉफ्ट आयरन में अस्थायी चुंबकत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामिक इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है। डायनामिक इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है। डायनामिक गतिज प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डायनामिक गति जो इंडक्शन है वो किसमें किया जाता है? मोटर में, सॉरी जनरेटर में। किसमें किया जाता है? जनरेटर में। जनरेटर में कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के सापेक्ष रोटेट करते हैं, ठीक है। और ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें क्या होगा आपका? म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन। मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? डीसी मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि डीसी मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? डीसी मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतुलित लोड के लिए कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं? असंतुलित लोड के लिए कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं? अनबैलेंस लोड के लिए कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? यौगिक मोटर, मिश्रित मोटर, कंपाउंड मोटर, ये सभी। असंतुलित लोड, अनबैलेंस्ड लोड के लिए कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए है और कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की अंगुली क्या दर्शाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की अंगुली क्या दर्शाती है? बीच की अंगुली क्या दर्शाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए लगता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है मोटर के लिए। और प्रथम परस्पर 3 अंगुलियां जो होती हैं कितने डिग्री पे होती हैं? 90 डिग्री पे। अंगूठा जो होगा ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है और प्रथम अंगुली यह बी की दिशा को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र। और मध्यमा जो उंगली होगा वो आपकी विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चालक में धारा प्रवाह की दिशा, चालक में धारा प्रवाह की दिशा को मध्यमा उंगली दर्शाती है और यह बाएं हाथ के नियमानुसार चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो करंट का प्रवाह आपका ये ऑप्शन गलत मिसप्रिंट हो गया है। इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली प्रेशर को भी कहा जाता है। बिजली प्रेशर किसको कहा जाता है? प्रतिरोध, वोल्टेज, पावर, ऊर्जा। किसको कहा जाता है? तो वोल्टेज को। किसको कहा जाता है? वोल्टेज को। प्रतिरोध करंट के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है। पावर कार्य करने की दर होता है
और W पावर इंटू टी, सॉरी पावर इंटू समय। नेक्स्ट, मानक वायर गेज की परास कितनी होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज की परास कितनी होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज की परास कितनी होती है? तो 0 से 36 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? एम्पियर, कूलाम, बोल्ट, बोल्ट प्रति मीटर, बोल्ट प्रति मीटर क्या होती है? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है? ईएमएफ, ईएमएफ का इकाई क्या होता है? बोल्ट, ईएमएफ का इकाई क्या होता है? बोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं? ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं? ट्रांजिस्टर आपका दो टाइप का होता है, एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन में एरो बाहर की तरफ, पीएनपी में एरो अंदर की तरफ। ये कलेक्टर होता है, ये बेस और ये एमीटर। एमीटर, कलेक्टर, बेस, आधार, संग्राहक और प्रवेश। तो यहाँ पर कितने टर्मिनल होते हैं, कितने सिरे होते हैं? 1 2 3। कितने हो जाएंगे आपका? सी, 3 सिरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई पदार्थों को कई परिपथों को एक साथ ऑन ऑफ करने वाले विद्युत स्विच को क्या कहते हैं? विद्युत स्विच को क्या कहा जाता है? कई परिपथों को एक साथ ऑन ऑफ करने वाले विद्युत स्विच को क्या कहते हैं? विद्युत स्विच को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू होता है CB। Q इक्वल टू क्या होता है? CB। C मतलब फैराड किसका मात्रक होता है? कैपेसिटर का। तो Q अपन में क्या हो जाएगा? V। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और यहाँ पर आपको हिंट दे दिए हैं, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए कितना आंसर, कितना कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो भी डाउट हो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। प्रतिरोध का विलोम होता है, प्रतिरोध का विलोम होता है। प्रतिरोध किसका विलोम होता है? तो प्रतिरोध विलोम होता है कंडक्टेंस का। किसका विलोम होता है? कंडक्टेंस का, यानी चालकता का। और कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? महो। कंडक्टेंस का मात्रक होता है महो। यहाँ पर प्रवेश्यता, एडमिटेंस, एडमिटेंस, प्रतिबाधा क्या होता है? जेड, रिएक्टेंस एक्स से व्यक्त करते हैं और मात्रक क्या होता है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कोर किस पदार्थ का बना होता है? ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर हाई सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई सिलिकॉन स्टील का बना होता है, हाई सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्व चार्ज से बैटरी का ईएमएफ प्रति सेल होता है। एक पूर्व चार्ज से बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ प्रति सेल होता है। बैटरी का ईएमएफ प्रति सेल होता है। तो बैटरी का ईएमएफ कितना होता है? लगभग आपका 2.2 वोल्ट। कितना होता है? 2.2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है? किसे उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है? किसे उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है? तो अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है एसी को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, एसी को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर जुड़े हुए
4 बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? यदि समांतर में जुड़े 4 बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है, तुल्य प्रतिरोध कितना है? R है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए, समांतर में जुड़े 4 बराबर प्रतिरोध, तो समांतर में जुड़े हैं तो इसका मतलब RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो जब सभी बराबर हैं तो 1/RT इक्वल टू, यहाँ पर सभी जो R जब बराबर तुल्य प्रतिरोध इसका 4 है और ये 4 बराबर प्रतिरोध है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4/R। तो RT का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? R/4। RT का मान कितना हो जाएगा? R/4। तो इसके प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान, अगर यहाँ पर RT का मान, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध R है और यहाँ पर R/4, फिर ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4R। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? बी। कितना हो जाएगा? 4R। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज सिंगल फेज तार आपूर्ति मेन उदासीन संयोजन के लिए रिंग का तार प्रयोग किया जाता है। रिंग तार का प्रयोग किया जाता है, तो न्यूट्रल में कौन से कलर का तार प्रयोग किया जाता है? कौन से कलर का तार प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन से तार का उपयोग, कौन से रंग का तार उपयोग किया जाता है? तो न्यूट्रल के लिए क्या किया जाता है? काले रंग का तार प्रयोग किया जाता है। ठीक है। RYB ये होता है आपका फेज के लिए, RYB होता है फेज के लिए। और कमेंट करके बताना, सॉरी, रेड येलो ब्लू, लाल ये हरा नहीं होगा क्योंकि पीला नहीं है इसमें, येलो यानी पीला। ये हरा किसके लिए होता है? ये होता है आपका ग्राउंड के लिए। नेक्स्ट, हंटिंग किसमें होता है? हंटिंग किसमें होता है? हंटिंग किसे कहते हैं? तो अचानक लोड का बढ़ जाना या अचानक लोड के घटने के कारण। और हंटिंग को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? कमेंट करके बताइए कि हंटिंग को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? किसके द्वारा हंटिंग को कम किया जा सकता है? किसके द्वारा हंटिंग को कम किया जा सकता है? तो इसमें क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर। सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर, जैसे अचानक अगर लोड बढ़ जाता है तो रोटर ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है, मतलब लोड बढ़ने से उसकी गति जो होगी वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और अचानक लोड घट जाएगा तो स्पीड अचानक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसको दूर करने के लिए, हंटिंग को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का चुंबकीय बल कैसे बढ़ाया जा सकता है? विद्युत चुंबक का चुंबकीय बल कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो विद्युत चुंबक का चुंबकीय बल जो होगा वो धारा के मान को बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है। धारा के मान को बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि किसी वितरण ट्रांसफार्मर में आमतौर पर प्राथमिक में और द्वितीयक जुड़ा होता है। वितरण ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर आमतौर पर किसमें उपयोग किया जाता है? जो गांव में उपयोग किया जाता है वह क्या होगा आपका? देखिए, आपका मान लीजिए कि 11 kV बाई 44 वोल्ट, तो यहाँ पर केवी ये आपका जुड़ा होता है किसमें? डेल्टा में। किसमें जुड़ा होता है? डेल्टा में। और ये आपका जुड़ा होता है स्टार में, क्योंकि न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो किसमें जुड़ा होता है? स्टार में। और स्टार में यहाँ पर आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट होता है RYB। और इनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा, सॉरी, ये कोण कला विस्थापन जो होता है वो कितना होता है?
20 डिग्री का। तो यहाँ पर डेल्टा टू स्टार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा से स्टार में किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन था। और यहाँ पर वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 1 के सब्सक्राइबर होने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।